चलो आ जाओ, शुरू करते हैं। क्या कर रहे थे भाई? चलो आ जाओ। हाँ अच्छा, हाँ वो बता रही पहले तो एक वो ग्राफ छूट गया था। चलो आ जाओ, थोड़ा सा ग्राफ 5 मिनट में ना ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है? ग्राफ इंपॉर्टेंट है ना आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ। क्या है यार मेरा ये था ना, ये देखो, ये स्ट्रेस होता था और ये स्ट्रेन होता था। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जिसको आप बोलते हो, ठीक है? तो इसमें हुक्स लॉ फॉलो होता है। हुक्स लॉ क्या कहता था भाई? हुक्स ने बताया था फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स होता था। इसकी एक लिमिट होती थी ना, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जो हुक ने बताया था। Yes. स्ट्रेस Yes, sir. Small deformation. स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, Is less बट than proportional strain. बट इसकी ना कुछ लिमिटेशंस हैं। ये अब ज्यादा ज्यादा अगर आप स्ट्रेस डेवलप कर दोगे ना, तो स्ट्रेस के प्रोपोर्शनल नहीं होने लगता है। जैसे स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन कहने का मतलब ये है, फॉर अ स्मॉल डिफॉर्मेशन, अगर आपने डिफॉर्मेशन को छोटा रखा हुआ, ये अगर पेन है, इसको आप खींच रहे हो ना, इसको आप इलोंगेट कर रहे हो, आपने फोर्स लगा, एक्सटर्नल फोर्स आप लगाते हो, ये इलोंगेट करेगा। इलोंगेट करने के बाद जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स जो आपने जिससे आप डिफॉर्म कर रहे थे इसको, उसको आप जब हटा लेते हो ना, तो ये शेप अपना वापस से रीगेन कर लेता है। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है। हुक्स ने बताया था कि स्मॉल डिफॉर्मेशन तक ही ये फॉर्मूला लागू होता है, उसके बाद ये फॉर्मूला लागू नहीं होता है। तो किसी भी एक एलिमेंट पे ना, हुक या फिर जो भी साइंटिस्ट हैं, पहले के जितने साइंटिस्ट हुक्स जो भी होंगे, वो एक वायर ले गए होंगे लैब में ले जा करके वो एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे। देख, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया होगा ना, यही सब कुछ इनका, यही सब कुछ पढ़ाना है। तो उन्होंने सबसे पहले देखा होगा कि कुछ हद तक, जब तक ये स्ट्रेस लगाते हैं और स्ट्रेन लगाते हैं, तब तक जो कर्व आता है ना, एक लिमिट तक, ये एक स्ट्रेट लाइन आता है ना, ये स्ट्रेट लाइन है ना, थोड़ा सा आपको डेविएशन दिख रहा होगा, बट ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये होता है, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अगर आपने पढ़ा है, अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रखे हो, तो ये जो इक्वेशन इसका आता था, y इक्वल्स टू mx आता था, ठीक है? y इक्वल्स टू mx आता है क्या? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है ये। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है ये, जहां पे m स्लोप है, ठीक है भाई? आवाज आ रही है ना? Yes, sir. तो ये जो लिमिट होती है ना, इस लिमिट के अकॉर्डिंग हुक ने ये बोला था कि अगर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये हुक्स लॉ फॉलो होता है। दिस इज हुक्स लॉ, ये हुक्स लॉ फॉलो होता है। और ये जो पूरा रीजन, ये जो रीजन होता है ना, इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं क्या? प्रोपोर्शनल रीजन बोला जाता है, Penalty limit. प्रोपोर्शनलिटी लिमिट बोला जाता है, यस, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट बोला जाता है ये, ठीक है? क्योंकि यहाँ तक का पॉइंट जो होता है ना, वहां तक हुक का लॉ जो है ना फॉलो करा होता है। हुक लॉ फॉलो करने का मतलब क्या होता है, इस पूरे रीजन में स्ट्रेस जो होता है ना, वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये वैलिड है, ठीक है? ये इस रीजन तक के लिए वैलिड है। इसके बाद क्या किया हुक ने, क्या किया था भाई? इसके बाद हुक ने क्या किया, वो जो वायर लेके लैब में गए हुए थे, वायर पे वो एक्स्ट्रा फोर्स, वो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते जा रहे थे, अप्लाई करते थे और छोड़ देते थे, तो देखते थे कि बॉडी अपना से रीगेन कर लिया, फिर अप्लाई किया, फिर इलोंगेट होता था। अप्लाई करने वाला फोर्स जब वो हटा देते थे, तो बॉडी अपना से रीगेन कर लेता था। फिर ऐसे ऐसे करते करते वो कुछ यहाँ तक पहुंचे थे। यानी इस यहाँ तक का अमाउंट के लिए जो भी स्ट्रेस उन्होंने अप्लाई किया होगा, उसके लिए जो भी स्ट्रेन डेवलप किया होगा, वो रीगेन कर लेता था से। स्ट्रेन का मतलब स्ट्रेस, मैंने यहाँ स्ट्रेन होगा, ये स्ट्रेन होगा, स्ट्रेस नहीं है ना, ये स्ट्रेन है। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का कर्व होता है, दिस इज स्ट्रेन, ये स्ट्रेन है, ठीक है? तो छोटे छोटे इलोंगेशन के लिए जब हुक ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स पे हल्का इसको फोर्स लगाते थे, ये इलोंगेट होता होगा, फोर्स को हटा देते थे, तो ये वापस अपना शेप रिकवर कर जाता था। वो स्ट्रेस को और बढ़ाते थे, इलोंगेशन और ज्यादा होता था, फोर्स को हटाते थे, ये अपना शेप रीगेन कर लेता था। फोर्स को उन्होंने और बढ़ाया, बढ़ाते बढ़ाते वो स्ट्रेस का लेवल ये जो था ना, यहाँ तक वो देखे थे कि प्रोपोर्शनलिटी यहाँ तक फॉलो करता है, तो इस पॉइंट को उन्होंने प्रोपोर्शनलिटी लिमिट का नाम दिया। प्रोपोर्शनलिटी लिमिट इसको कहा जाता है। इसके बाद क्या होता था, इसके बाद फिर जो है ना, ये कर्व कुछ इस तरह से, इसके बाद ये कर्व कुछ इस तरह से डिविएट करता है, कुछ ऐसे बनता है ये कर्व, ठीक है? तो इसके बाद का वो जब देख रहे थे, उन्होंने फिर क्या किया होगा, उन्होंने इस पे फोर्स और लगाया होगा। ये जो वायर जो ले जाकर के जिसको एक्सपेरिमेंट लैब में ले गए होंगे, जिस वायर से एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, इस वायर को उन्होंने और इलोंगेट किया ना, इसको और इलोंगेट किया और खींचा, खींचने के बाद फिर जो डिफॉर्मिंग फोर्स होता है उसको हटाया जाता था, हटाते थे, तो देखे कि भाई ये अपना शेप जो है ना, मतलब कि अपना शेप रिकवर कर रहा है, अपना शेप ये रिकवर कर लेता था, अभी भी अपना शेप रिकवर करता था, लेकिन अब ये प्रोपोर्शनैलिटी फॉलो नहीं होता था। थोड़ी दूर के बाद के लिए यहां से यहां तक एक रीजन ऐसा आता है, ये बी रीजन आता है ना, ये बी आता है, ये ए पॉइंट इसको बोलते हैं, इसको बी पॉइंट बोलते हैं। ये एक ऐसा रीजन आता है ना जहां प्रोपोर्शनैलिटी फॉलो नहीं करता है, ठीक है? Elasticity. हाँ, ये स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल तो नहीं होता है। हुक्स लॉ फॉलो तो ए से बी तक नहीं करता है, लेकिन फिर भी
बॉडी अपना से पूरा रिगेन करता था। ये ए से बी तक में ये अंतर होता है। जीरो सर से ये अगर ओरिजिन है फिर परमानेंट से, सेट तो आ हाँ जाता है। हाँ बोलो। सर परमानेंट सेट भी तो आ जाता है ऐसे भी तो। नहीं नहीं, परमानेंट नहीं, ये तो ए से बी तक तो पूरा रिकवर होता है। अप टू बी जो होता है ना, ये पूरा रिकवर होता है। पहले ध्यान से समझो मैं जो बता रहा हूँ, यहाँ तक जो रिकवरी होती है ना, यहाँ तक की जो रिकवरी होती है ना, वो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन के अकॉर्डिंग होती है। ये जो होता है ना, ये स्ट्रेस इज स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल के अकॉर्डिंग होता है। यहाँ से यहाँ भी पूरा रिकवर होता है ना, ये पॉइंट जो है ना फुल रिकवरी है, पूरा रिकवर कर जाता है, फुल रिकवर। अगर इस पेन को मैं कुछ हद तक मैं जब स्ट्रेस लगाता था तो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल आता था, बॉडी पूरी तरह से रिकवर करता था। ठीक है, तो यस अगर सर। बॉडी बॉडी पूरी तरह से रिकवर कर रहा है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है, तो चलो ठीक है, ये तो अब हुक ने बोला। हुक देखा कि यहाँ तक तो बॉडी अपना आप को रिकवर करता था और स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन आता था। इसके बाद वो फर्दर स्ट्रेस लगाया ना, स्ट्रेस को वो फर्दर बढ़ाता गया ना, स्ट्रेस और बढ़ा रहा है और बढ़ा रहा है, स्ट्रेस बढ़ेगा तो कुछ स्ट्रेन भी बढ़ेगा। ठीक है, स्ट्रेस को अगर आप और बढ़ाओगे तो स्ट्रेन और ज्यादा बढ़ेगा। तो हुक देखा कि यहां से यहां तक एक ऐसा पॉइंट आया था जहां पे जब वो डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा लेता था तो बॉडी अपना से पूरी तरह से रिकवर कर जाता था, ए से बी तक। लेकिन रिकवर तो कर जाता था, लेकिन वो इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करता था। ठीक है, यानी स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन तो नहीं होता था। जो हुक का जो लॉ था कि छोटे डिफॉर्मेशन के लिए वो अपने आप को रिकवर करेगा, बाकी के लिए नहीं करेगा, तो थोड़ा सा और स्ट्रेन अगर आप एक्स्ट्रा लगाते हो ना, फिर भी बॉडी अपना से रिकवर कर जाता था। लेकिन ये जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो फॉर्मूला है ना, ये प्रोपोर्शनलिटी वाला रीजन नहीं रह जाता है। इसमें भी बॉडी पूरा रिकवर करता है, इस रीजन के लिए बॉडी पूरा रिकवर करता है, लेकिन यहाँ पे प्रोपोर्शनल वाला कॉन्सेप्ट नहीं रह जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या किया हुक ने, क्या किया फिर से, और हुक ने अभी स्ट्रेस को और बढ़ाया। स्ट्रेस और बढ़ाओगे तो स्ट्रेन और बढ़ता था, स्ट्रेस को और बढ़ाता गया, स्ट्रेन को और बढ़ाता गया। तो वो देखा कि बी के बाद कोई भी एक पॉइंट अगर आप लेते हो ना, हाँ हिस्टेरेसिस बताता हूँ इसी का। तो यस सर बता दीजिए। हाँ ठीक है ठीक है, देखो देखो ध्यान से देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, बी के बाद का जो अगर कोई भी पॉइंट अगर आप लेते हो ना, बी के बाद का कोई भी पॉइंट अगर आप लेते हो, यहाँ 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 कोई भी अगर आप पॉइंट लेते हो, तो इसके बाद हुक ने ये देखा कि अगर बी से ज्यादा में बी के कोरिस्पॉन्डिंग का स्ट्रेस कौन है भाई, बी के कोरिस्पॉन्डिंग का स्ट्रेस ये है ना। इसके यस बाद ठीक इसके है। बाद अगर आपने जरा भी स्ट्रेस बढ़ाया ना, हल्का सा भी अगर स्ट्रेस बढ़ाया, तो इसके इसके यहाँ इसके कोरिस्पॉन्डिंग का स्ट्रेन ये है। ठीक है, तो आपने इसके बाद इस लिमिट के बाद अगर फ्लूट करेंगे, अभी जस्ट करेंगे ना, फ्लूट करेंगे बस, ये लास्ट टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है इसका, ये लास्ट टॉपिक। मेरा ग्राफ चला गया, ओफो, रुको 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 भाई, मेरा ग्राफ भाग गया। हाँ ये स्ट्रेस है ना, ठीक है। चलो देखो भैया ध्यान से देखो, ये देखो, ये इसकी लास्ट इलास्टिक लिमिट है ना, जहां से बॉडी अपने आप को रिकवर करता था, ये इसका, तो इसी को हम लोग इलास्टिक लिमिट बोलते हैं, या फिर इल्ड पॉइंट इसी को बोलते हैं ना। इसी को इलास्टिक लिमिट बोला जाता है, और इसी को इल्ड पॉइंट भी बोला जाता है ना, इल्ड इल्ड पॉइंट इसी को बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर आप हल्का सा भी अगर आप स्ट्रेस अगर आप डेवलप करते हो उस वायर में, जो भी वायर ले जाकर के हुक्स एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, हल्का भी अगर आपने स्ट्रेस बढ़ाया तो बॉडी में स्ट्रेन आएगा, और स्ट्रेन उस लेवल पे पहुंच जाता है जहां पे बॉडी अपने आप को रिकवर नहीं करता है। कहने का मतलब है बॉडी पूरी तरह से प्लास्टिक बन चुका है ना। इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक रीजन होता है ना, ये पूरा रीजन प्लास्टिक रीजन है। बॉडी यस अब पूरी सर। तरह से प्लास्टिक बन चुका है, ये जो रीजन होता है ये इलास्टिक रीजन होता है। ठीक है, सर बॉडी अपने आप, परमानेंट सेट भी तो होता है। हाँ परमानेंट सेट वो 1% जो होता है ना, 1% तक रहता है ना, यहीं तक, ये सब रीजन को ही परमानेंट सेट इसी को बोलते हैं, इसी वाले रीजन को बोलते हैं परमानेंट सेट। इसमें बॉडी अपने आप को रिकवर करता है। ठीक है, चलो ये जो रीजन हुआ ना, इसके बाद आप कहीं भी, हाँ एक पॉइंट ये भी मिलता है। ठीक है, ये क्या करता है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इसको बोला जाता था, याद है ये पॉइंट हमारा, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इस पॉइंट को बोला जाता है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद कहने का मतलब क्या है, ये एक ऐसा पॉइंट होता है, इसके कोरिस्पॉन्डिंग का स्ट्रेस जो होता है, इसके बाद अगर आप स्ट्रेस की वैल्यू को कम भी करोगे ना, इसके बाद की वैल्यू अगर आप स्ट्रेस को कम भी करोगे ना, तब भी बॉडी के अंदर एक स्ट्रेस डेवलप करता रहता है। ये दिस इज कॉल्ड अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट या रप्चर पॉइंट। ठीक है, इसके बाद अगर आप स्ट्रेस की वैल्यू को कम भी करोगे ना, आप स्ट्रेस कम भी अप्लाई करोगे, इसके बाद तो स्ट्रेस बढ़ा रहा था तब स्ट्रेन आता था ना, जब हुक स्ट्रेस बढ़ाते थे तब स्ट्रेन डेवलप करता था। लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट होता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट एक ऐसा, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ एक ऐसा पॉइंट होता है जहां के बाद अगर आप स्ट्रेस को घटाओगे भी ना, तब भी बॉडी जो है ना वो अपने अंदर स्ट्रेन को डेवलप करने लगता है, बॉडी डिफॉर्म होता जाता है, होते होते एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे बॉडी टूट जाता है। दिस इज कॉल्ड फ्रैक्चर पॉइंट।
ठीक है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, यही इसका स्टोरी था। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, डक्टिलिटी और एक ब्रिटेलिटी आती है। तो किसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो जितना ज्यादा खींचता है ना, जिसका कर्व जितना ज्यादा खींचा हुआ आपको मिलता है, वो डक्टाइल कहलाता है। ठीक है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कर्व जिसका जितना ज्यादा लंबा होगा वो डक्टाइल कहलाएगा, और जिसका जिसका जितना छोटा होगा वो ब्रिटल कहलाता है। ठीक है, ये एक कॉम्पेरेटिव है ना, ये दोनों क्या है, कॉम्पेरेटिव है, इसको कंपैरिजन किया जाता है ना। हाँ ठीक है अंशुल, मैं बता रहा हूँ, ये कंपैरिजन किया जाता है ना, इसका कंपैरिजन किया जाता है। तो सपोज करो कि मैं अगर आपको कुछ ऐसा बोलूं कि भाई किसी मेटल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अगर मैं आपको ऐसा दे रहा हूँ, स्ट्रेस और स्ट्रेन अगर मैं आपको ऐसा दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट से किसी का एक ये है और दूसरे का एक और अगर मैं 2 दे दूं, दूसरा कर्व मैं अगर आपको बोलूं कि भाई किसी का ये आ रहा है, तो ये जो मेटल है ना, ये मेटल जो भी रहा होगा ये डक्टाइल रहा होगा, और ये जो मेटल है ना ये ब्रिटल रहा होगा। ये कंपेरेटिवली अब ब्रिटेलिटी और डक्टिलिटी जो है ना एक कंपेरेटिव वर्ड है। आप सिंपली आप ये नहीं बोलोगे कि ये वर्ड मतलब कि मान लो कि ये पेन है, ये पेन ब्रिटल है, ऐसा नहीं होता है। ब्रिटल है तो आखिर किसके कंपैरिजन में ब्रिटल है। ठीक है, तो अगर आप किसी दो की मान लो ये 2 पेन है, तो इसका जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट जो होता था और जो फ्रैक्चर पॉइंट होता था, ये इसका फ्रैक्चर पॉइंट है। फ्रैक्चर पॉइंट तक अगर ये ज्यादा खींचता है ना, ज्यादा बर्दाश्त करता है, मतलब टूटने टूटने पर भी अपने आप को ना जोर लगाता रहता है कि नहीं मैं नहीं टूटूंगा नहीं टूटूंगा, तो ये जो है ना डक्टाइल होता है, लचीलापन इसमें ज्यादा होता है, और ये ब्रिटल होता है। तो ये दोनों वर्ड्स कंपेरेटिवली हैं। चलो ठीक है, इसमें और क्या क्या सवाल है, 2-3 और न्यूमेरिकल्स हैं सर पिछले वाले। डक्टाइल में नहीं टूटता? सॉरी, फिर से बोलो इसका। सर आपने अभी बताया ना डक्टाइल में मतलब खींचोगे तो नहीं टूटेगा। टूटता है ना, टूटने के लिए तो दोनों टूटेगा। मेरे कहने का मतलब ये कौन थोड़ा ज्यादा, ये देखो ये तुरंत टूट जाता है ना, ये इसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट है, ये इसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट है। इस प्लास्टिक रीजन ज्यादा होता है डक्टाइल का। या इसका प्लास्टिक रीजन ज्यादा होता है, बिल्कुल सही बात है, ये प्लास्टिक रीजन है ना, ये ज्यादा रीजन होता है, प्लास्टिक रीजन ये वाला ज्यादा होता है और इसमें कम होता है। तो बेसिकली टूटने के लिए तो दोनों टूटेगा, कौन थोड़ा और ज्यादा टॉलरेट कर रहा है, थोड़ा और बर्दाश्त कर रहा होगा, जो ज्यादा बर्दाश्त कर लेगा वो डक्टाइल है, उसमें लचीला, डक्टाइल का मतलब लचीलापन होता है। तो बिल्कुल जो प्लास्टिक जो आप जो प्लास्टिक वाला यूज करते हो ये वही चीज और कुछ नहीं। हिस्टेरेसिस एक टर्म आता है, हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस तो देखो ये क्या होता है, जैसे सोफा वगैरह पे आप बैठते हो ना, सोफा वगैरह पे आप बैठते हो तो सोफा वो जो गद्दा फोम होता है ना, फोम, ठीक है, फोम आपने देखा है ना, वो जो फोम जो यस होता सर। है सोफे में लगा यस होता है। सर। तो होता क्या है कि इसका जो कर्व होता है ना, फोम का जो कर्व होता है, ये देखो ध्यान से देखो, तो इसका जो कर्व होता है ना वो कुछ ऐसे होता है, ये देखो जाता कुछ ऐसे है। स्ट्रेस आप स्ट्रेस अप्लाई करते हो अब सर इलास्टोमर होता है ना। हाँ इलास्टोमर्स भी होता है। ये देखो पहले हिस्टेरेसिस लूप देखो, हिस्टेरेसिस ये कैसे बनता है, ये बिल्कुल हिस्टेरेसिस जो है ना, ये ट्रांसफार्मर अगर आपने पढ़ा होगा तो ये ट्रांसफार्मर का ही कॉन्सेप्ट है। ट्रांसफार्मर में हिस्टेरेसिस लूप बनता है ना, याद है, ट्रांसफार्मर में एक हिस्टेरेसिस लूप बनता है। ये 12th में शायद पढ़ना, 11th में नहीं है, चलो ये 12th में सर है। नहीं है। 12th में है ना, 12th में पढ़ना है, 12th में हिस्टेरेसिस पढ़ना है आप लोगों को। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है ना, वो जो फोम की मैं बात कर रहा हूँ, जो गद्दे पे जब आप बैठते हो, सोफे पे जब बैठते हो तो गद्दा दब जाता है, गद्दा दबता है ना, दबता है, और फिर जब आप उठते हो तो फिर गद्दा अपने पूरी फॉर्म कर लेता है। होता है या नहीं होता है, होता है ना, यस यस सर। ठीक सर। है। तो हाँ, तो इसमें क्या होता है ना कि ये जब आप स्ट्रेस लगाते हो ना तो स्ट्रेन जो है ना कुछ इस तरह का, स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व कुछ इस तरह का होता है जाने का, दबने का कर्व कुछ ये होता है। जब ये वापस अपने शेप को रीगेन करता है ना, तो वो कुछ इस तरह से रीगेन करता है, ऐसे रीगेन करता है। ठीक है, ये इसके जाने का, आप फोर्स अप्लाई करते हो तो दबने का ये कर्व होता है, जब ये वापस अपना शेप को रीगेन कर रहा होता है ना तो ये कर्व होता है, ये नीचे से कर्व से आ रहा होता है। तो बेसिकली होता क्या है कि वो कुछ एनर्जी जो है ना उसका लूज होता रहता है। आप देखे हो क्या, थोड़ी देर बाद मतलब 10 साल 5 साल 10 साल बाद वो जो फोम होता है ना, वो फोम फोम के अंदर जो है ना एनर्जी जो होती है ना, बेसिकली इतने अमाउंट का एनर्जी जो होता है ना वो लूज करता रहता है, हीट के फॉर्म में एनर्जी लूज करता रहता है। एनर्जी लूजेस इन द फॉर्म ऑफ हीट, यहाँ पे एनर्जी जो है ना वो लूज करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट के फॉर्म में वो एनर्जी लूज करता रहता है। तो धीरे धीरे वो अपनी मतलब कि अब फिर उसके बाद जो है ना ये इतना एनर्जी इसके पास बचता है। ये देखो जब जब शुरुआत किया होगा, जब वो स्ट्रेस जब आया होगा, जब आपने उसको पुश किया होगा ना, तो वो इतना ज्यादा एनर्जी उसके पास था, इतना एनर्जी लेकर के वो पुश किया होगा। लेकिन जब वो स्ट्रेच आउट होकर के जब वापस अपने शेप को रीगेन करता है ना, तो उसके पास सिर्फ इतनी एनर्जी रहती है, तो बाकी का सारा एनर्जी जाता कहाँ है,
ये इतनी एनर्जी बची रहती है, हर बार ऐसा ही होता रहता है, इतनी एनर्जी बचती है, तो बाकी का सारा एनर्जी हीट में लॉस होता रहता है। तो बेसिकली ये बहुत लंबा प्रोसेस है, 1 दिन 2 दिन का ये प्रोसेस नहीं है। धीरे धीरे जो फोम है ना वो गर्म होता रहता है। फोम जैसा कोई भी अगर आप बात करते हो तो बेसिकली इसमें एनर्जी का लॉस होता है, लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी। हर बार जब भी आप उसको प्रेस करोगे छोड़ोगे तो वो शेप तो अपना पूरा रिकवर करता है। वो सोफा जो होता है आपका, वो सोफा पूरा शेप रिकवर करता है ना। आप बैठते हो तो दब जाएगा, जब आप उठोगे तो वो अपना पूरा शेप रिकवर करता है, ठीक है। लेकिन रिकवर करने का जो शेप होता है ना वो उल्टा इस पाथ के थ्रू लेकर के आता है, जाता इस पाथ से आता इस पाथ से, एनर्जी का लॉस होता है, वो एनर्जी हीट में कन्वर्ट होता रहता है। धीरे धीरे वो सोफा जो है ना आपका डीके करता रहता है, एक तरह से ये समझ सकते हो। दिस इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस, इसी फेनोमेना को हम हिस्टेरेसिस कहते हैं। इसको एच.सी. वर्मा में बहुत अच्छा समझाया हुआ, ये मैं आपको एच.सी. वर्मा में जो एच.सी. वर्मा का जो थ्योरी है मैं वही आपको समझा रहा हूँ। मैं इसका कटआउट जो है ना आपको लिख दूंगा, क्योंकि एक बार जब मैं अपने क्लास में जब मैं पढ़ा रहा था तो एक स्टूडेंट ने पूछ दिया कि सर इसको लिखे हैं कैसे। तो अब इसको लिखना तो पता नहीं मैं भी कैसे लिखूंगा, बट मैंने आपको समझा दिया। और उसका जो लिटरेचर है ना मैं अभी उसको कट करके आपको मैं इसमें पेस्ट कर दूंगा, पेस्ट करके मैं भेज दूंगा, आप उसको वर्ड में लिख लेना, ठीक है? कर लोगे ना? सर मेरे पास है। एक बार सर आइसोमर बता दो। आइसोमर क्या होता है भाई बताओ? आइसोमर तो मुझे भी नहीं पता है, कोई किसी को पता है क्या? बताओ। मैं भूल गया। केमिस्ट्री में है। नहीं नहीं, वो केमिस्ट्री वाला नहीं आइसोमर भाई, यहाँ भी है आइसोमर होता है, यहाँ भी है एक। बताओ किसी को पता है आइसोमर? मुझे ध्यान नहीं आ रहा है वो क्या होता था आइसोमर। सर आयुष इलास्टोमर तो सुना भी है, इलास्टोमर। इलास्टोमर, आइसोमर सर आइसोमर थोड़ी है। आइसोमर नहीं इलास्टोमर है यार, राइट 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 यार, आइसोमर नहीं है इलास्टोमर। वही तो सर। हाँ इलास्टोमर है, राइट, आइसोमर नहीं है इलास्टोमर है। हाँ भाई बताना, इलास्टोमर बताओ भाई, कौन बता सकता है? सर जो जैसे हमारे रबड़ वगैरह होते हैं या फिर जो हमारी ओटा होती है ना, हार्ट की जो पाइप होती है वो इलास्टोमर्स होते हैं। ये तो सर मतलब जिनमें बहुत ज्यादा स्ट्रेन होता है। ज्यादा जिनमें स्ट्रेन होता है। यस सर। ओके तो प्लास्टिक रीजन ज्यादा होता है। सर ओके मतलब वो जैसे कंप्लीटली aorta of बैक आ heart। जाती है, लेकिन उसका डिफरेंट होता है। ओके ओके ठीक है भाई। सर ऐसे इलास्टिक मटेरियल जिनका ओरिजिनल से वापस आ जाता है, सर जो हुक्स लो अभी नहीं करते रीगेन वो कर लेते हैं अपना। ओके बट उसी पाथ से नहीं तो करते। अगर मैं इस कर्व की बात करूं, इस कर्व में इलास्टोमर्स कौन सा शो करेगा बताओो, कहाँ शो कर रहा होगा? कुछ है पता, आइडिया है इस कर्व में? इलास्टोमर का जो ए सर ये पॉइंट ए बी पॉइंट पे। पार्ट, बी तक। बी तक का रीजन इलास्टोमर होता है, ऐसा कर रहे हो? मैं श्योर नहीं हूँ इलास्टोमर के बारे में भाई। ऐसा ग्राफ नहीं बनता उसका, जैसे A to B बन रहा है ना ऐसे, वैसा हाँ उल्टा बनता है थोड़ा सा। सर which थोड़ा can be कर्व elastically भी stretched बनता to है। large value of a strain। ओके इसी का बोल रही है, लार्ज वैल्यू ऑफ स्ट्रेन के लिए अगर वो ज्यादा स्ट्रेच। हाँ तो रबर तो इलास्टोमर है इसी का, ये इसी का तो सही बोल रही है ये सर तो। aorta भी। हाँ ओके ओके, रबर तो है इलास्टोमर, आयोटा भी है ये, राइट राइट, आयोटा भी है तो रबर भी है, बट वही है कि वो इलास्टोमर ज्यादा वो स्ट्रेच कर जाता है, सही है, ऐसा ही है। इसको आप लिख सकते हो, ऐसा ही है, ठीक है। मैं वैसे देखता हूँ, देख करके मैं इसमें डिफिनेशन डाल दूंगा, जब मैं इसके नोट्स भेजूंगा ना तो मैं डिफिनेशन डाल दूंगा, ठीक है। इसका डिफिनेशन मैं डाल दूंगा। इलास्टोमर में मैं भी कंफ्यूज हूँ, मुझे भी कहीं मिला नहीं इसका प्रिसाइज। डू नॉट ओबे हुक्स लॉ, नहीं नेहा, तो हुक्स लॉ फॉलो करने के लिए तो ऐसा तो कोई मटेरियल ही नहीं है जो कम्प्लीटली हुक्स लॉ फॉलो करे, ऐसा तो कोई मटेरियल हो ही नहीं सकता है जो पूरी तरह से हुक्स लॉ को फॉलो ही करे आगे चल के। वो बिल्कुल भी नहीं करता हुक्स लॉ को हाँ फॉलो। हाँ हाँ ये सही बोल, हाँ ये स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। जैसे रबर, जैसे यही स्टेटमेंट देख लो ना, ये देखो ना, जो फॉर्म जो है, मैं जो हिस्टेरेसिस का जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, आप गद्दे पे बैठते हो तो उसको आप कंप्रेस करते हो, तो जब आप कंप्रेस कर रहे हो ना तो हल्का सा भी अगर आप कंप्रेस करते हो ना तो वो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का जो प्रोपोर्शनलिटी वाला रिलेशन है ना वो किसी लेंथ के लिए लागू नहीं होता है। हाँ सर स्ट्रेस थोड़े इज से प्रोपोर्शनल स्ट्रेस टू बहुत ज्यादा स्ट्रेन जो है स्ट्रेस। ना वो किसी भी छोटे से भी डिफॉर्मेशन के लिए लागू नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड इलास्टोमर। तो हाँ ये डिफिनेशन सही लग रहा है। चलो इसको मैं अच्छे से मैं इसको इलेबोरेट कर दूंगा अगर मुझे कहीं मिलता है, तो मैं श्योर नहीं हूँ इलास्टोमर्स को लेकर, ठीक है। चलो आ जाओ। यस सर, फूड पे चलते हैं। हाँ ठीक है आगे बढ़ते हैं, बाकी जो भी छूटेगा ना उसको, अभी 2 दिन 3 दिन और क्लास है। 15 को आपका एग्जाम है ना, 15 को पेपर है ना, यस सर। यस सर। तो 15 को तो क्लास नहीं होगी, बट सर 14 तक 2 तो है। दिन है। सर 15 हाँ को मॉर्निंग में नहीं होगी क्योंकि हमारा पेपर तो इवनिंग में है ना।
तो 15 को इवनिंग में आप लोग क्लास करोगे? 15 को इवनिंग में आप बोल रहे नो हो क्लास सर, रखने के लिए? सर सर उस इवनिंग दिन में तो हमारा प्रैक्टिस। पेपर है ना हाँ 2:30 ठीक है, बजे से, ठीक तो हम है, मॉर्निंग में कर लेंगे। मॉर्निंग में कर लोगे? सर फिर चलो FIC तो कर करना लोगे, होगा। सभी कर सर लोगे? नहीं, यस नहीं सर। इवनिंग को क्लास में पेपर डिस्कशन कर लेना। यस सर, हाँ पेपर के बाद। अच्छा चलो, इस पे बाकी भी टीचर्स के पास आप लोग है ना, बाकी के टीचर्स के भी पास देखो, अगर कहीं कंसल्ट होता है तो मैं बताता हूँ, ठीक है? तो मॉर्निंग कोशिश में बोलोगे करते तो हम लोग रख लेंगे, हम लोग तो फ्री ही हैं, बट हम लोग तो रख सकते हैं क्लास, देखते हैं जैसा होगा, बात करेंगे। आ जाओ थोड़ा सा फ्लूट के बारे में और बात 1 करें। घंटे की रखना, पर 1-1.5 घंटे के बाद। हाँ ठीक है ना, जो भी होगा 1-1.5 घंटे की, जो भी, अगर देखते हैं, अगर अगर सब कुछ समटा गया तो ठीक है, क्योंकि भाई 9 घंटे 9 लेक्चर्स में फ्लूट तो इतना बड़ा चैप्टर है कि इसके बारे में क्या ही करना है, क्या क्या इसमें पढ़ाऊं, मुझे तो खुद नहीं समझ में आ रहा है कहाँ से क्या शुरू करूं और क्या पढ़ाऊं, आधा घंटा समय। फॉर्मूलाज बता दो सर। हाँ सर बोलो। थोड़ी बहुत सर थ्योरी, बाकी क्वेश्चन। बर्नौली थ्योरम बता देंगे। चलो थोड़ा थोड़ा मैं ब्रीफ बता देता हूँ, ताकि कम से कम आप जब घर बैठोगे ना, पूरा दिन आपके पास रहता है, घर बैठोगे तो आपको सब कुछ रिकॉल हो जाएगा, तो आप खुद भी कर लोगे, क्योंकि फ्लूट बहुत बड़ा यस चैप्टर है। सर। ये 12-14 लेक्चर इसमें पड़े हुए हैं। हाँ ठीक है, वही मैं बता रहा हूँ को, आ जाओ थोड़े से फ्लूट्स के ना, जो मैं ब्रीफ कर देता हूँ सब कुछ थोड़ा थोड़ा, तो आपको कुछ एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और कम से कम पलटने की ना, वापस से आप पलट सकते हो, हिम्मत इतनी आ जाती है एक बार कोई बता देता है तो इसमें सबसे पहले प्रेशर की बात की गई होगी, ठीक है? आप लोगों ने प्रेशर पढ़ा होगा, ठीक है? प्रेशर प्रेशर के लिए आपने क्या पढ़ा होगा? हाइट के साथ ये चेंज करता है ना, P बराबर यस P0 प्लस रो GH, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा बेसिकली। अगर समंदर, मान लो कि कोई अगर समंदर के नीचे अगर आप जाते हो, ठीक है, मान लो ये समंदर है, सपोज समंदर है, ये जो यहाँ का जो सरफेस का प्रेशर होता है, ये कौन सा प्रेशर होता है भाई? सरफेस पे कौन सा प्रेशर लग रहा होता है? सर एटमॉस्फेरिक, Atmospheric. या एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होता है। सरफेस से नीचे अगर मैं आपको बोलूं भाई आप हाइट H नीचे जाओ, डिराइव कर दो आयुष, बर्नौली डिराइव कर दो, बहुत लंबा जाएगा आयुष, मेरा लेक्चर पढ़ा हुआ है, आप लेक्चर देख लो, बहुत अच्छे से मैंने डिराइव कर रखा है। मैंने मेरे स्टूडेंट्स को बोला था कम से कम 20 टाइम्स डिराइव करो, तो सबने किया भी था, बहुत स्टूडेंट्स ने मेरे किया है, तो आप वहां जाके करो, 1-1.5 घंटा से ऊपर लग जाता है, 1.5 घंटे लग जाते हैं, ठीक है आयुष? अदरवाइज कभी अगली क्लास में जब मिलोगे ना तो बोलना, मैं करवा दूंगा, बट आज करोगे तो नहीं संभव है, बहुत लंबा खींच जाएगा। बर्नौलीज बहुत बहुत अच्छी चीज है भाई, बर्नौलीज इतना कुछ सिखाता है, वर्क एनर्जी पावर आता है उसमें, पोटेंशियल एनर्जी आता है, बहुत कुछ आता है, बर्नौलीज संभव नहीं है। काइनेटिक एनर्जी आती है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, हाँ यस यस। सर। तो इतना आसान नहीं है, टाइम चाहिए उसके लिए, टाइम रहेगा तो मैं करवा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट तब तक कम से कम वीडियोस भी देख लो, एक दो बार भी वीडियोस देख लोगे तो कुछ याद आ जाएगा, तो एग्जाम वगैरह तो पहले आगे बढ़ो एग्जाम देके, ठीक है? तो प्रेशर अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एच हाइट नीचे जाकर के मुझे यहाँ का प्रेशर बताओ, तो यहाँ का प्रेशर आप क्या बोलते हो? P0 सर प्लस P18 रो, प्लस H रो जी। हाँ P0 प्लस रो GH होता है, ठीक है? इसमें रो GH को मैं क्या बोलता हूँ? जो रो GH अकेले होता है ना, दिस इज कॉल्ड एक्सेस प्रेशर ना, इसी को एक्सेस प्रेशर बोलते हैं। ओके पलक, डिफरेंस बता दूं? एक्सेस प्रेशर, अच्छा ठीक है पलक, एक्सेस प्रेशर, डिफरेंस बताना है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का ना। अच्छा ठीक है पलक, मैं देखता हूँ, ये क्लास नहीं तो अगली क्लास में बता दूंगा, 1 मिनट रुकना, होल्ड करना, कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, 1 मिनट होल्ड करना ना, 1 मिनट। चलो ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था? सर गेज प्रेशर क्या होता है? हाँ गेज प्रेशर क्या होता है भाई, बताना, गेज प्रेशर क्या होता है? कोई निकाल, एक्सेस प्रेशर ही तो होता है गॉज प्रेशर। यस एक्सेस प्रेशर ही गॉज प्रेशर होता है, बिल्कुल। रो जीएच जो होता है इसी को एक्सेस प्रेशर, इसी को आप गॉज प्रेशर भी, गेज प्रेशर बोलते हो। सर P minus P0 is equal to H रो। या P माइनस P0, इसको इसी फॉर्मूले को आप P0 इस तरफ लेकर के आओगे ना तो रो GH आता है। बेसिकली जब सरफेस पे आप खड़े रहते हो, जब आप सरफेस पे खड़े रहते हो, अगर मैं अर्थ के, अगर मैं समुद्र के सरफेस पे खड़ा हूँ, तो ये जो अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है, अर्थ का एटमॉस्फेयर लगभग 200 किलोमीटर तक का आपको अर्थ का एटमॉस्फेयर मिलेगा। अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या क्या मिलता है भाई? डस्ट पार्टिकल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स, मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सारे गैसेस आपको मिल रहे होते हैं, कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स मिलते हैं, डस्ट पार्टिकल्स मिलते हैं। तो ये 200 किलोमीटर का जो वजन है ना, पूरा का पूरा ये जो 200 किलोमीटर वजन लिए हुए, अर्थ का एटमॉस्फेयर जो सरफेस से जो ना, वो लगभग रो जी एच इज गेज प्रेशर होता है, या फिर ये एक्सेस प्रेशर इसको बोलते हैं। जो आप जैसे जैसे आप समंदर के नीचे जाते हो ना, पानी के अंदर आप जैसे जैसे जा रहे होते हो, फ्लूइड के अंदर जिसकी डेंसिटी रो होती है, और उसके अंदर आप जैसे जैसे जा रहे होते हो ना,
एज हाइट डिक्रीजेस, जैसे जैसे आप नीचे हाइट डिसेंड करोगे, जितना हाइट डिसेंड करते हो ना उतने अमाउंट की हाइट से रो जी और एच वाला जो अमाउंट है ना वो आपका इंक्रीज करते रहता है, आप ज्यादा प्रेशर फील करते रहते हो। जो डाइवर जो होता है ना, डाइवर जो पानी में जाता है, तो आप डिस्कवरी पे एक 5-10 मिनट का एक बहुत अच्छा वीडियो है, 10 मिनट का एक वीडियो बहुत अच्छा बना हुआ है डिस्कवरी पे, मैं देख रहा था उसको। तो उसमें एक डाइवर एक होती है, वो डाइवर बता रही थी कि भाई हम कितना अपनी जान को जोखिम में डाल करके नीचे उतरते हैं। अगर एक लेवल से ज्यादा नीचे जाएंगे ना तो हमारा जो लंग्स होगा ना, ये लंग्स पूरा फट जाएगा। इतना ज्यादा अंदर का प्रेशर, जो हमारा अंदर का प्रेशर जो होता है और जो बाहर से पानी जो प्रेशर लगा रहा होता है, अगर आप बहुत ज्यादा नीचे चले जाओगे, आप ऑक्सीजन पाइप लेकर के गए हुए हो ना, आप कॉन्फिडेंस हो, पूरा कॉन्फिडेंट हो आप पूरी तरह से कि भाई ऑक्सीजन तो मैं लेके जा ही रहा हूँ, तो मैं तो कितना भी नीचे चला जाऊंगा, मुझे क्या ही फर्क पड़ेगा। बट ये गलत है। मतलब आप समंदर के लेवल पे हो, उससे आप जितना नीचे जा रहे हो ना उतना, तो आप इतना नीचे आए तो इतने इस अमाउंट का जो पानी है ना, ये पानी यहाँ पे प्रेशर लगाएगा, इस पानी का एक एमजी होगा, वो एमजी जो है ना आप पे एक फोर्स लगाएगा, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। ये ड्यू टू ग्रेविटी ही होता है, ये कुछ अलग नहीं है। आप और नीचे जा रहे हो तो अब आपके ऊपर पानी जो है ना वो इतना अमाउंट का पानी आ गया, ये इतना अमाउंट का पानी जो है ना अब आप पे प्रेशर लगाएगा। अब आप और नीचे जा रहे हो तो अब आपके ऊपर, आपके सर के ऊपर ये देखो इतना अमाउंट का पानी आ गया, तो ये पूरा अमाउंट मिलकर के जो है ना एक एक्स्ट्रा एक्सेस प्रेशर लगाता है। तो आप ऐसा मत समझना कि भाई मैं ऑक्सीजन पाइप ले लिया हूँ और पानी में चला जा रहा हूँ, नीचे जाता जा रहा हूँ, मुझे क्या डर है, ऑक्सीजन तो है ही मेरे साथ। बट आपके लंग्स, आपके जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो सब इतना सिकुड़ने लगेगा ना, इतना ज्यादा कॉम्पैक्ट कर देगा ना वो प्रेशर, कि आप नहीं झेल पाओगे। ठीक है, तो वो अल्टीमेटली जाते जाते आप डैमेज, वो पूरा का पूरा बॉडी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो वो डिस्कवरी पे 10 मिनट का एक बड़ा अच्छा वीडियो बना हुआ था, मैं उसको देख रहा था। उसमें डाइवर जो थी वो फॉरेन की थी, तो वो बता रही थी कि भाई हम लोग कितना जान जोखिम में डाल करके ये सब जो है एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। हमारा एक लिमिटेशन, वो सब कुछ कैलकुलेटेड होता है कि इससे अगर आप इस हाइट से अगर आप नीचे चले गए ना तो भाई आपका तो एकदम सब कुछ कोलैप्स कर जाएगा। सांस, आप पाइप तो लेके गए हो बट आप सांस भी नहीं खींच पाओगे, लंग्स आपका नहीं फूलेगा ना, आपके फेफड़े फूलेंगे ही नहीं, डायफ्राम जो होता है वो डायफ्राम फूलेगा ही नहीं, हर तरफ से इतना प्रेशर आप पे लगाया जाएगा, पानी उस तरफ से इस तरफ से ऊपर नीचे से, वो काम आपका डायफ्राम फूलेगा ही नहीं। आप सांस पाइप ले हो, खींचोगे तो डायफ्राम ही नहीं फूलेगा आपका, डायफ्राम पंप आउट जो होता है ना, पंप इन पंप आउट का काम ही बंद हो जाता है। तो आप एक लिमिट तक ही नीचे जा सकते हो, तो ज्यादा होशियारी नहीं करना कभी भी डाइवर बनोगे तो दिस इज एक्सेस प्रेशर। जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो ना वैसे वैसे आपके आपके ऊपर जो लगने वाला प्रेशर होता है ना वो इंक्रीज करता जाता है। ठीक है, इसके बाद आपने पढ़ा होगा हॉरिजॉन्टल जो प्लेन होता है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे प्रेशर चेंज नहीं करता है, ये आपने पढ़ा है क्या? हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम यस सर, हॉरिजॉन्टल पढ़ा है, लेवल, हाइट सेम सेम होती है। हॉरिजॉन्टल लेवल जो होता है ना, अगर पानी पूरा है, अगर आप नीचे उतर रहे हो ना, अगर आप डाउनवर्ड डिसेंड कर रहे होते हो ना, डिसेंड, तो प्रेशर इंक्रीज करता है ना, पी इंक्रीज कर रहा है, और एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर जो होता है ना, या ठीक है सचिन आ रहा हूँ, एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। प्रेशर जो होता है ना इस लेवल पे आप कहीं भी जाओगे ना प्रेशर आपका कांस्टेंट रहता है ना। ये पूरा प्रेशर क्या रहता है, ये स्टैटिक फ्लूइड की भी मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं किस फ्लूइड की बात कर रहा हूँ, मैं स्टैटिक फ्लूइड की बात कर रहा हूँ। स्टैटिक फ्लूइड में प्रेशर सेम रहता है। बर्नौली का जो इक्वेशन होता है ना वो स्टैटिक नहीं है, सर डायनेमिक फ्लूइड के लिए। या वो सब डायनेमिक है। तो स्टैटिक फ्लूइड में ये लागू होता है भाई कि एक पॉइंट का प्रेशर जो होता है ना वो सेम होता है। अदरवाइज जब आप डायनेमिक फ्लूइड में जाते हो ये सब कुछ स्टैटिक के लिए सब निकाला हुआ रहता है। ठीक है, इसके बाद इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, इसमें आप पास्कल्स लॉ वगैरह भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, पास्कल्स का लॉ जो था उस लॉ के बारे में भी आप जानते हो कि प्रेशर कहीं भी, अगर आप कोई कंटेनर है, सपोज कर लो, अगर कोई एक कंटेनर में आपने पानी रखा हुआ है, ठीक है, इस कंटेनर में आपने पानी रखा हुआ है, पूरा यहाँ तक आपने भरा हुआ है, तो पास्कल क्या कहता था भाई बताओ, पास्कल का लॉ क्या था? अगर मैं प्रेशर कहीं भी इंक्रीज करता हूँ ना, अगर मैं यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ, सपोज करो कि मैंने यहाँ पे एक एक्सेस प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया ना, पी एक्स्ट्रा, मैंने एक एक्स्ट्रा प्रेशर यहाँ पे अप्लाई किया, तो इसको पास्कल ने ये बताया था, पास्कल का नाम था कि ये एक्स्ट्रा प्रेशर कहीं भी किसी भी पॉइंट पर आप देखोगे ये पूरा का पूरा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रेशर, अगर आपने 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का 5 पास्कल का प्रेशर आपने एक्स्ट्रा इसके ढक्कन पे यहाँ लगाया ना, यहाँ पे आप लगाए हुए हो, तो ये पूरा का पूरा प्रेशर जो है ना वो यहाँ 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 हर जगह जो है ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है सब जगह। वो प्रेशर यहाँ भी आएगा ना, वो प्रेशर यहाँ भी आएगा, 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 यहाँ हर जगह वो प्रेशर एक्स्ट्रा वाला पहुंच ही जाता है। इसको आप प्रूफ कर सकते हो, सिंपल सा डेरिवेशन है। अब डेरिवेशन क्या है, लॉजिक है। हॉरिजॉन्टल
सचिन ऐसा है ना कि हॉरिजॉन्टल लेवल पे कभी भी प्रेशर मेरा चेंज नहीं करता है। इसको आप सिंपल है, इसको आप प्रूफ वगैरह कर सकते हो न्यूटन्स के पहले नियम से, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ से। हाइट सेम होती है तो हाँ, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ से डिराइव हो जाता है। जैसे कि मान लो कि ये लिक्विड है ना, इस लिक्विड में अगर आप डाउनवर्ड जा रहे हो तो नीचे जा रहे हो तो डिसेंड, अगर आप नीचे उतर रहे हो ना इस लिक्विड में, तो आप प्रेशर जो होता है ना वो इंक्रीज करेगा, आप बढ़ा हुआ प्रेशर फील करोगे। क्यों? सिंपल सा लॉजिक है इसका। इसका चलो न्यूमेरिकल वैल्यू तो रो जी एच आता है, रो जी एच अमाउंट जो है ना वो बढ़ जाता है, ये अमाउंट तो बढ़ जाता है, बट इसका लॉजिक सिंपल है। आप जा रहे हो, आपके नीचे, फिर अभी आप यहाँ पे हो, तो इस अमाउंट का पानी जो है ना आप पे प्रेशर लगा रहा होगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अब आप और नीचे जाओगे तो अब सोचो कि आपके ऊपर इतना पानी आया हुआ है ना, ये वाला इस रीजन का पानी आपके ऊपर काम कर रहा है, तो आप प्रेशर ज्यादा फील करोगे, फोर्स ज्यादा फील करोगे, प्रेशर ज्यादा फील करोगे। आप यहाँ से आप और नीचे उतरोगे तो फिर आपके ऊपर पानी जो है ना वो और ज्यादा आ गया, तो आप और ज्यादा प्रेशर फील करते हो। ये सब डिराइव्ड है, ऐसा नहीं है कि ये हवा में बात नहीं हो रही, ये सब डिराइव्ड है। जब आप डिसेंड कर रहे हो तब प्रेशर इंक्रीज करेगा, लेकिन आप सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे आप मूव कर रहे हो ना, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे आप कहीं भी मूव करते हो, ठीक है, तो प्रेशर जो होता है ना वो कांस्टेंट होता है, या ये प्रेशर जो होता है ना वो सेम होता है, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। स्टैटिक फ्लूइड की बात कर रहा हूँ ना, ये स्टैटिक फ्लूइड की बात कर रहा हूँ, ये फ्लूइड स्टैटिक है, स्टैटिक फ्लूइड। हाँ आर्यन, ठीक है, मैं बात करता हूँ आर्यन, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। देखो ऐसा है ना, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अगर आप मार्क करना चाहते हो तो मैं आज रात को इसको मैं बनाता हूँ, और मैं इसकी एक स्लाइड जो है ना पीपीटी, हम लोग पिछला बार ये किए थे, कोई ऐसा है जो मेरी फर्स्ट क्लास जो सितंबर वगैरह की क्लास जब सितंबर में स्टार्ट हुई थी तो उस समय कोई ज्वाइन किया था? यहाँ पे है जो सितंबर में मुझसे पढ़ा था, मैं पढ़ा, साक्षी मैम पढ़ाती थी, और आर्यन, हाँ प्रियांशी, ओके, मैं, साक्षी मैम और साहिद सर वगैरह क्लास ले रहे थे। ओके, तो उस समय हम लोगों ने बनाया था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हमने बना करके वो ग्रुप्स वगैरह में हमने भेजा था। तो अगर आप लोग बोलोगे तो इसको हम लोग अभी फिर से प्रिपेयर करेंगे। मुकुल, ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हो तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डेरिवेशन जो भी है हम लोग ब्रीफ, ठीक है आर्यन, ठीक है, इसको हम लोग आपको मैं इसको सेंड करता हूँ आपको, ठीक है, मैं आज बनाता हूँ इसको, आज रात को मैं इसको बनाता हूँ, ठीक है। चलो, कोई ऐसा है जो एक्स्ट्रा ग्रुप से आया हुआ है भाई तो बताना। 41 है, इस ग्रुप को मैंने 41, 47, 48, 49 और 50 इतने ग्रुप्स मैं मान के चल रहा हूँ कि है, और एक 19 एक एक्स्ट्रा ग्रुप है, और कोई है इसके अलावा जो भी बैठा हुआ है तो बताओ, वहां भी मैं शेयर करूंगा, अदरवाइज ये इतने ही ग्रुप्स में मैं शेयर करूंगा। खुशी मैम, संध्या अभी मेडिकल लीव पे है, अब पता नहीं, कुछ मैं कह नहीं सकता हूँ, आई थिंक अब सर 35 35, ठीक है। अब खुशी मैम मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ कि खुशी मैम कब तक आए, 35 है ना, 35, जो मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। खुशी मैम की वो आई थिंक आंख का उनका ऑपरेशन वगैरह शायद हुआ था, इस वजह से वो लीव पे है। 49 तो है ही अंशुल, 49 तो है, 49 ये तो मैं बोल ही रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बनाता हूँ, बना के मैं सेंड कर देता हूँ, बाकी भी बहुत लोगों को मैं सेंड किया हूँ, मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स मैं उन्हें सेंड किया था अभी कुछ दिन पहले। तो ये सब कुछ जो भी मैं बात कर रहा हूँ ना, ये सब कुछ स्टैटिक फ्लूइड की मैं बात कर रहा हूँ। अगर ये फ्लूइड स्टैटिक का मतलब फ्लूइड एट रेस्ट है, तभी ये सब कुछ हो रहा है, और अगर ये फ्लूइड रेस्ट में नहीं होगा तो फिर ये सब फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती मत मान के चलना कि सेम लेवल पे ये कंडीशंस अप्लाई होते हैं, सेम लेवल पे हमेशा हॉरिजॉन्टल लेवल पे आप कहीं भी जाओगे, जैसे उसी समंदर में आप नीचे उतरते हो ना, नीचे उतर रहे हो उसी समंदर में, तो एक लेवल पे उतर करके अब आप इस तरफ भागने लगते हो ना, हॉरिजॉन्टली आप भागना शुरू करते हो, तो आप एक्स्ट्रा प्रेशर फील नहीं करोगे, सेम प्रेशर आप फील करोगे। बट उसी हॉरिजॉन्टल लेवल पे आप एक्स्ट्रा घूम रहे हो, कभी आप नीचे जाओगे, तो नीचे अगर जाओगे ना तो आप एक्स्ट्रा प्रेशर फील करने ही लगोगे डेफिनेटली, और लेकिन उसी लेवल पे सेम लेवल पे रहते हुए आप कहीं भी घूम के चले जाओ, आप एक्सेस प्रेशर फील नहीं करोगे। और ये सब कुछ स्टैटिक फ्लूइड में हो रहा होता है, हम मान के चलेंगे कि समंदर जो है ना वो रेस्ट में है, ये हम मान के चलेंगे कि समंदर पूरी तरह से रेस्ट में रखा हुआ, तब जाके इसका फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। हाँ, पास्कल्स लॉ की मैं बात कर रहा था, पास्कल ये बोलते हैं कि कहीं भी अगर आप किसी भी एक पॉइंट पर फ्लूइड में अगर आप एक्सेस प्रेशर आप अप्लाई करते हो तो पास्कल के अकॉर्डिंग वो सारा का सारा प्रेशर, जितना भी आप प्रेशर अप्लाई किए होगा ना, वो हर जगह ट्रांसमिट होता है ना, इक्वली ट्रांसमिट हो रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे एक्सेस प्रेशर अगर मैं 5 पास्कल का अगर मैं यहाँ पे एक्सेस प्रेशर अगर अप्लाई करता हूँ ना, तो ये पूरा का पूरा प्रेशर जो है ना वो ट्रांसमिट होकर के यहाँ भी आएगा, ठीक है, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी एक्सेस प्रेशर 5 या बलून
5 यहाँ भी आएगा, ठीक है ना, हर जगह 5 हमारा एक्सेस आ जाता है। सिंपल सा, इसका भी लॉजिक सिंपल है। यहाँ का पहले देखो, यहाँ सिंपल, अगर इसको आप समझना चाहते हो एक्सेस क्यों आ जाता है, तो इसको सिंपल सा देखो, यहाँ का पहले जो शुरुआत वाला जो रहा होगा वो एटमॉस्फेरिक रहा होगा, ठीक है भाई, शुरुआत में जो रहा होगा वो एटमॉस्फेरिक रहा होगा। एटमॉस्फेयर से नीचे अगर आप h हाइट गए होगे, एटमॉस्फेयर से नीचे अगर आप h हाइट गए होगे, सपोज करो h हाइट, इस जो लिक्विड आपने ले रखा है उसकी डेंसिटी अगर रो होगी, तो h हाइट नीचे जाकर के आप जो एक्सेस प्रेशर फील करोगे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच आप फील करोगे यहाँ पे, इस पॉइंट पर, ठीक है, आप वो फील करोगे। अब किसी बंदे ने क्या किया, कोई बंदा आता है, वो क्या करता है, वो यहाँ पे ना, वहां पे ना 50 पास्कल का एक्स्ट्रा प्रेशर लगा देता है, 50 पास्कल का, ठीक है। तो बेसिकली आप ऐड जो करते हो, अगर आप यहाँ पे ऐड किए होगे कुछ भी, अगर आपने यहाँ पे ऐड किया हो 50 पास्कल, आप यहाँ जो लेकर के आ रहे होते हो वो इस सरफेस का प्रेशर लेकर के आ रहे होते हो ना, यहाँ पे जो भी प्रेशर रहेगा उस अमाउंट में मैं रो जी एच को ऐड करूंगा, यही कहानी है। कहानी यही होता है, यहाँ का जो भी प्रेशर होता है ना, उस प्रेशर में मैं रो जी एच में ऐड करने जा रहा होता हूँ। तो अभी यहाँ का प्रेशर अगर पी नॉट प्लस 50 आ गया, तो यहाँ का नया प्रेशर जो होता है ना, पी नॉट प्लस 50 हो गया, एंड देन प्लस रो जी एच हो गया। तो ये देखो, ये 50 वाला टर्म जो है ना वो यहाँ भी आ गया। इस तरह से आप ये दिखा सकते हो कि आप कहीं भी यहाँ भी आओगे, यहाँ का भी प्रेशर जो होगा ना वो पी नॉट प्लस रो जी एच तो होगा ही। आपने 50 यहाँ पे इंक्रीज किया था ना, यहाँ पे इंक्रीज किया था, लेकिन अब वो 50 जो है ना वो यहाँ भी ऐड होगा। यहाँ आओगे, यहाँ भी आओगे, यहाँ भी पी नॉट प्लस रो जी एच तो रहेगा ही, प्लस 50 यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। कहीं भी जाओगे 50 एक्स्ट्रा ऐड होता जाता है। इसको हाइड्रोलिक लिफ्ट में इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट में, ठीक है। चलो बर्नौलीज पे आते हैं ना, थोड़ा सा बर्नौलीज के बारे में जाते हैं। तो बर्नौलीज में अगर आप ब्रीफ देखोगे बर्नौली का, तो उसके लिए आपने लिक्विड जो फ्लूइड जो होगा ना, वो आइडियल फ्लूइड आपने लिया होगा, याद है, वो फ्लूइड आपने आइडियल लिया होगा। आइडियल का मतलब क्या होता है, फ्लूइड आपका इनकम्प्रेसिबल होगा, ठीक है, इरोटेशनल होगा, फ्लूइड जो होगा ना वो रोटेट नहीं कर रहा होगा, ठीक है, फ्लूइड जो होगा वो रोटेट नहीं कर रहा होगा, यानी फ्लूइड के पास रोटेट, आप देखते हो भंवर वो जो साइक्लोन टाइप का छोटा छोटा बनता रहता है, ये सब आप मान के चलते हो, तभी जाकर के बर्नौली का इक्वेशन डिराइव होता है, अदरवाइज कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे, आप नहीं कर पाओगे। तीसरा क्या होता है भाई, वो नॉन विस्कस लिक्विड होता था क्या, यस सर। कहाँ गया, हाँ ये रहा, नॉन विस्कस लिक्विड होता था ना, ये 3, और एक स्ट्रीमलाइन फ्लो होता था, स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है। ये 4 अजम्पशंस आपको मान के चलने होंगे। अगर आप ये 4 मान के नहीं चलोगे तो आप बर्नौलीज को एक्यूरेटली डिराइव नहीं कर पाओगे। अगर आप लिक्विड को इनकम्प्रेसिबल नहीं मान के चलोगे तो इसका मतलब है कि जब आप बर्नौली डिराइव करने जाते हो तो जो भी पानी यहाँ का जो भी पानी होता है ना, जितना भी पानी होता है, जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में जो आप पढ़ते हो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, A1 V1 जो भी यहाँ पे रह रहा होता है, वो A1 V1 जो है ना वो यहाँ से फिर नहीं निकलेगा। अगर A2 V2 which is equal to A1 V1 which is equal to A1 V1, अगर आप लिक्विड को इनकम्प्रेसिबल मान के नहीं चलोगे ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ जो भी प्रेशर, जो भी पानी एंटर कर रहा होगा ना, वो सेम अमाउंट ऑफ वाटर जो है ना यूनिट टाइम में यहाँ पे नहीं निकलेगा, अगर आप इनकम्प्रेसिबल मान के नहीं चलोगे तो। अगर आप लिक्विड को इरोटेशनल मान के नहीं चलोगे, दैट इज लिक्विड रोटेट नहीं कर रहा है। अगर आप ये नहीं, लिक्विड एक्चुअली में रोटेट करते रहता है ना, H2O मॉलिक्यूल होता है ना, मॉलिक्यूल कौन सा होता है हमारा, H2O का मॉलिक्यूल होता है ना, तो O ये होता है और एक H ये होता है और एक ये होता है, ये डायपोल होता है ना। तो अगर ये रोटेट तो ये करता ही रहता है, बिल्कुल ये रोटेट तो ये करता ही रहता है, तो रोटेट करता रहता है तो इसके पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है, रोटेशन वाली एनर्जी आ जाती है इसके पास, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आ जाता है, और हम इसको अवॉइड करते हैं, हम इसको नहीं, मतलब हमारे लिए संभव नहीं है इसको कैलकुलेट कर पाना। तो हम मान लेते हैं कि पानी जो भी लिक्विड आप लेके चल रहे हो वो इरोटेशनल है, ठीक है। तीसरा नॉन विस्कस होता है, लिक्विड के लेयर्स एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होते हैं। नॉन विस्कस का मतलब क्या है, जो लिक्विड, नॉन विस्कस कहने का मतलब क्या है कि अगर लिक्विड फ्लो करता है, सपोज करो कि इस एरिया से लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो लिक्विड जो होते हैं ना वो लेयर्स में फ्लो करते हैं। जो पानी, नदी का पानी जो होता है ना वो लेयर में फ्लो करता है, एक ये लेयर होता है, ये फ्लो कर रहा है, इसके ऊपर एक और लेयर रहेगा वो फ्लो करेगा, इसके ऊपर एक और लेयर रहता है वो फ्लो करता है, इसके ऊपर एक और लेयर रहता है ये फ्लो करता है। लेयर एक दूसरे पे ना स्लिप करते रहते हैं, लेयर एक दूसरे पे स्लिप करते रहते हैं, फ्रिक्शन अप्लाई करते रहते हैं, हीट का लॉस होता रहता है। तो इसको भी हम अब आइडियली अगर आप बात करोगे तो लिक्विड हमारा क्या होता है, नॉन विस्कस होता है, बट ये तीनों आइडियल कॉन्सेप्ट है। कोई लिक्विड नॉन विस्कस नहीं हो सकता, असंभव है, ऐसा कोई लिक्विड ही नहीं है जो पूरी तरह से नॉन विस्कस है। लिक्विड में विस्कोसिटी होती है, ये हमें पता है, लिक्विड में विस्कोसिटी होती है,
डेफिनेटली, बट बर्नौलीज को डिराइव करने के लिए हम इसको अवॉइड कर देते हैं। अगर इसको अवॉइड नहीं करोगे तो फिर वो जो एनर्जी है ना वो लॉस होने लगेगा, आप एनर्जी को कैलकुलेट सही से नहीं कर पाओगे। बर्नौलीज को आप सही से बोलो सर विस्कस मतलब फ्रिक्शन। या विस्कस, एग्जैक्टली, फ्रिक्शन, ड्रैग फोर्स बोलो, फ्रिक्शन फोर्स बोलो। पानी जो फ्लो करता है ना वो लेयर में फ्लो करता है। पानी जो, अगर एक नदी है ना, ये मान लो नदी है, नदी की इतनी गहराई है, यहाँ से यहाँ तक की गहराई है नदी की, ठीक है, ये दिख रहा है ना, हाँ। तो पानी जो है ना वो पूरा ऐसे नहीं बहता है ना, पूरा ऐसे फ्लो नहीं करता है। पानी के लेयर्स होते हैं, ये एक लेयर होगा, ये फ्लो कर रहा है, इसके ऊपर एक दूसरा लेयर होता है ना, ये फ्लो, ये बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, ये सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है। तो एक लेयर जो होता है ना वो दूसरा लेयर होता है, फिर तीसरा लेयर होता है, और सारे लेयर्स एक दूसरे पे स्लिप करते रहते हैं, और जहां कहीं भी स्लिपिंग आता है वहां तो फ्रिक्शन अराइज होता है। फ्रिक्शन जहां कहीं भी अराइज होगा वहां हीट का डेवलप होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। तो जो एनर्जी है इसको फ्लो करने में, जो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो लेकर के आ रहा होता है ना, आप क्या करते हो, आप यहाँ का काइनेटिक एनर्जी, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ का काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल को आप बराबर करते हो। तो अगर आप लिक्विड को, अगर आप नॉन विस्कस अगर आप नहीं मानोगे तो फिर यहाँ का काइनेटिक एनर्जी पूरा का पूरा यहाँ तक नहीं आएगा ना। अगर आप बर्नौलीज को निकालने जाओगे तो वर्क एनर्जी थ्योरम जो अप्लाई करते हो आप, बर्नौलीज थ्योरम में आपने वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई किया होगा, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में फिर इन सबको कैलकुलेट करना पड़ जाएगा, आप फंस जाओगे, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो हम इन तीनों को नेग्लेक्ट कर देते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है भाई? स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है? या इरोटेशनल, राइट। इरोटेशनल को भी हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं ना। इरोटेशनल हम मान के चलते हैं कि बॉडी रोटेट नहीं करता है। ओके, हाँ, अच्छा, ये कुछ पूछ रही है क्या? कौन? अंशुल पूछ रहा है क्या? इनकम्प्रेसिबल के बाद इरोटेशनल है अंशुल, ये इरोटेशनल, लिक्विड रोटेट नहीं करेगा ना, इरोटेशनल, ठीक है। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रोटेट नहीं करेंगे, हम ये मान के चलेंगे। क्यों? क्योंकि भाई अगर वो रोटेट करने लगेगा तो उसके पास एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, और वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं ना, उन सबको हम अवॉइड करके चलेंगे। नॉन विस्कस समझ में आया? फ्रिक्शन, कोई लेयर एक दूसरे पर फ्रिक्शन नहीं लगाएगा, एक लेयर दूसरे लेयर पर फ्रिक्शन नहीं लगाएगा, दैट इज कॉल्ड नॉन विस्कस। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ये एक आइडियल कॉन्सेप्ट है। ऐसा कोई लिक्विड ही नहीं है जो अपने एक लेयर पे दूसरे लेयर पे फोर्स ना लगाए, ऐसा कोई लिक्विड है ही नहीं। तो इसको भी आप नेग्लेक्ट करके चलोगे, ठीक है। इन सबको जब आप, लगाती है ना ये? हाँ हाँ, टेंजेंसी लगाती है। इन सबको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आप बर्नौलीज के थ्योरम तक पहुंचते हो। बर्नौलीज का थ्योरम क्या कहता है? किसी भी एक पॉइंट का प्रेशर एनर्जी को कैलकुलेट करता है, प्लस हाफ रो वी स्क्वायर को कैलकुलेट करता है, और प्लस रो जी एच को कैलकुलेट करता है। इन तीनों का जो प्रोडक्ट का सम है ना, प्रेशर ऑफ द लिक्विड आर, कुछ पूछ रहे हो क्या भाई? सचिन, इंक्रीज और नॉट? escaped inside a big closed jar if an air inside the jar is continuously pumped out. सवाल समझ में नहीं आ रहा है सचिन। अ बीकर कंटेनिंग अ लिक्विड escaped inside a, escaped है ना, ये escaped होना चाहिए ना, escaped होना चाहिए। a beaker containing a liquid is kept inside a big closed jar, ठीक है। if the air inside the jar is continuously pumped out, pressure in the liquid near the bottom of the liquid will increase। ये इंक्रीज नहीं करेगा ना, इंक्रीज कैसे करेगा? अगर आप प्रेशर घटा रहे हो, कहने का मतलब आपका क्या, आपका जो सवाल है अगर मैं समझ रहा हूँ सही, तो आपने एक बीकर में क्या रखा हुआ है? ये बीकर में आपने एक ये जार रखा हुआ है, ठीक है। इस जार में आपने पानी रखा हुआ होगा, और यहाँ से आप एक शक्कर जो है ना, वो पूरा का पूरा एयर जो है ना, इसका प्रेशर आप निकाल रहे हो बाहर की ओर। प्रेशर आप कंटिन्यूअसली आप बाहर की ओर निकाल रहे हो। प्रेशर रिमूव, कंटिन्यूअसली आप प्रेशर यहाँ से आप क्या कर रहे हो? रिमूव कर रहे हो। तो आप ये पूछ रहे हो कि यहाँ का प्रेशर, बॉटम का प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज करेगा या नहीं इंक्रीज करेगा? तो बेसिकली अगर आप इसका पूरा प्रेशर आप निकाल लेते हो, कहने का मतलब है यहाँ पे कोई एटमोस्फेयर नाम का कोई चीज अब नहीं रह गया ना, यहाँ पे एटमोस्फेयर नाम का कोई चीज नहीं रह जाएगा। अगर एटमोस्फेयर नाम का कोई चीज नहीं रह जाएगा तो जो ये अमाउंट है पी एटमोस्फेयर जो सरफेस पे यहाँ लगता है, और यहाँ पे जब मैं निकालने जाता हूँ तो ये पी एटीएम प्लस रो जी एच हो जाएगा। अगर आप ये पूरा का पूरा प्रेशर कम करने का मतलब है, प्रेशर रिमूव करने का मतलब है आप इसके एटमोस्फेयर को निकाल रहे हो। निकालने का मतलब है ये पी एटीएम को आप जीरो कर रहे हो, ठीक है, इसको आप जीरो कर रहे हो। तो बेसिकली ये सिंपली रो जी एच बच जाना चाहिए, आई थिंक, अगर मैं सही समझ। हो जाएगा ना? हाँ, डिक्रीज हो जाएगा, यस अंजलि,
ठीक है, अगर सही से मुझे समझ में आ रहा है सवाल तो आई थिंक ये होना चाहिए। चलो आ जाओ मैं बर्नौलीज पे, हाँ ठीक है बर्नौलीज पे बात करते हैं ना। P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच ये एक कांस्टेंट टर्म आता है, ठीक है। इसको डेरिवेशन वगैरह करने के लिए आपने क्या किया होगा, आपने पोटेंशियल एनर्जी यूज किया होगा, ठीक है, आपने काइनेटिक एनर्जी यूज किया होगा, और इसके बाद आपने वर्क एनर्जी थ्योरम आपने अप्लाई किया होगा, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई किए होंगे और आपका ये फॉर्मूला आ जाता है। ये कहता क्या है, इसके कहने का मतलब क्या है, आखिर बर्नौलीज का सिग्निफिकेंस क्या है। तो बर्नौलीज के कहने का मतलब ये है कि जैसे पाइपिंग आप दिल्ली वगैरह में रहते हो तो आप पाइपिंग सिस्टम आप देखते हो, तो आप देखते हो जगह जगह पाइप बिछा हुआ रहता है, जगह जगह पाइप जो है ना मूव कर रहा होता है, मतलब मूव करना जगह जगह पाइप आप देखे होगे। तो बर्नौली ने ये कहा था हाफ, यस ये काइनेटिक एनर्जी है, राइट राइट राइट। तो बर्नौली ने ये कहा था ना, ये एग्जैक्ट काइनेटिक एनर्जी नहीं है ना, ये एग्जैक्ट काइनेटिक एनर्जी नहीं है भाई, ये एग्जैक्ट काइनेटिक एनर्जी है क्या, इसका यूनिट बताओ तो। जूल आ रहा है क्या, इसका यूनिट देख के बताना मुझे, जूल आ रहा है, इसका यूनिट जूल आ रहा है क्या, मुझे बताना। सर ये तो काइनेटिक एनर्जी बाय वॉल्यूम है ना। ओके ठीक है, और ये बताओ भाई। सर ये पोटेंशियल एनर्जी है। ये बाय पोटेंशियल, वॉल्यूम। अगर ये पोटेंशियल एनर्जी होगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। या ये भी पोटेंशियल पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा भाई बताओ, इसका यूनिट क्या होगा, निकालो तो जल्दी से, निकाल के बताओ मुझे। इसका यूनिट बताओ, इसका यूनिट बता सकते हो क्या, बताओ इसका यूनिट बताओ, उसका छोड़ो इसका बताओ, हाफ रो वी स्क्वायर का निकाल के बताओ मुझे जल्दी यूनिट, जल्दी बताओ बताओ, मैं बैठा हुआ हूँ, आप कॉपी नोटबुक निकालो और बताओ, मैं बैठा हुआ हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ। बताओ भाई, तुषार, प्रिंस, अजय, सभी बताओ, तन्वी, खुशी। सर जूल पर मीटर क्यूब। जूल पर मीटर क्यूब, ठीक है। और कोई बताओ भाई, सानिया बताओ, ऋषिका। सर यही होगा ना, जूल पर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का तो मीटर क्यूब ही होता है। ओके ठीक है, और कोई। डायमेंशनली ये भी कह सकते हैं कि जो प्रेशर का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वो भी हो सकता है। एग्जैक्टली यही बात मैं जानना चाह रहा था भाई, यहाँ प्रेशर दे रखा है ना, दिस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ऑब्वियस ही बात है कि इसको भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो होना ही है, कुछ भी हो जाए इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो होना ही है, ये तो होना ही है इसको। हाँ केजी पर मीटर क्यूब सही है सचिन, बट इतना आपको टाइम नहीं लगाना चाहिए था ना। अगर आपको ये प्रेशर इस तरफ दिख रहा है तो भाई डायमेंशनली अगर आप देखोगे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है, इसी में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐड होगा ना, इसी में न्यूटन पर स्क्वायर फिर से ऐड होगा ना। अगर मैं आपको सिंपली मैंने इसलिए कंफ्यूज करने के लिए आपको पूछा था कि मुझे इसका यूनिट बताओ, तो अब आप लोग सब लोग ना इसका यूनिट निकालने चले गए केजी हो। पर मीटर क्यूब तो डेंसिटी हो गई ना। केजी कहाँ है, जूल है ना, जूल पर मीटर क्यूब है, केजी कौन बता रहा है, जूल बता तो सचिन ने लिखा है ना चैट में, तो वो तो डेंसिटी वो हो गलती, गई। वो गलती से लिख रहा होगा, वो कंफ्यूज कर गया, वो नहीं, उसका मतलब जूल ही है, मैं जान रहा हूँ। तो मैंने आपसे पूछा कि भाई मुझे हाफ रो वी स्क्वायर का मुझे यूनिट बताओ, ठीक है। तो आप लोग फटफट क्या करने लगे, इसका यूनिट आप निकालना शुरू कर दिया आप लोग। बट अगर इसके बगल में आप चले जाते हैं ना, इसके पास अगर आप चले जाते हो तो आपको प्रेशर दिख जाता, प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। जैसे ही तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही कोई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही ऐड होगा, ठीक है। अगर ये डायमेंशनली, अगर ये एक इक्वेशन है और अगर ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को तभी डिफाइन होगा, ये इक्वेशन तभी डिफाइन होगा जब प्रेशर में आप किसी प्रेशर वाले टर्म को ही ऐड करोगे, जब प्रेशर में फिर किसी प्रेशर वाले टर्म को ही आप ऐड करोगे। बिल्कुल पास्कल नेहा, पास्कल जो होता है ना, देखो ठीक है, पास्कल आप इसको आप बोल नहीं सकते हो, इसको आप पास्कल बोल नहीं सकते हो, क्योंकि पास्कल हमने सिंपली प्रेशर के लिए रखा हुआ है, ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का जो यूनिट होता है, इसको मैं पास्कल, प्रेशर जो होता है ना, प्रेशर के लिए मैं इसको रिजर्व करके रखा हुआ हूँ, हर जगह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मुझे दिखेगा, मैं उसको पास्कल नहीं बोलूंगा ना, ठीक है। ये सब टर्म्स होते हैं, आप लोग धीरे धीरे समझोगे, बट हर जगह के टर्म्स को मैं पास्कल पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में नहीं बोलता हूँ। पास्कल का एक अलग रखा रहता है भाई, प्रेशर का ये फोर्स बहुत तरह का होता है ना। चलो, जैसे कि ये जो आया था, मान लो कि ये स्ट्रेस, आपने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जब आपने निकाला होगा, देखो तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जब आपने निकाला होगा, आपने क्या निकाला होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया निकाला होगा। अगर ये वायर था, इसमें आप फोर्स अप्लाई करते हो F, इसका एरिया अगर A है, तो मैं आपसे स्ट्रेस पूछ रहा हूँ, तो आप फोर्स पर यूनिट एरिया निकाले हो, तो इसको प्रेशर पास्कल में बताना थोड़ा सही नहीं लगता, इसको आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बताओ। लेकिन जब आप यही तीसरा स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पढ़ते हो, शियर स्ट्रेस पढ़ते हो, और बल्क वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आप पढ़ते हो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस,
इस स्ट्रेस में जो आप फोर्स पर यूनिट एरिया निकालते हो ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये बिल्कुल पास्कल ही होता है ना, ये बिल्कुल पास्कल ही होता है। ये लिक्विड होता था, यस सर, इसका इस लिक्विड को आप हर तरफ से जब आप लगाते हो तो ये प्रेशर ही बनता है ना, ये नॉर्मल प्रेशर प्रेशर बनता है। लगेगा। हाँ, तो ये प्रेशर यहाँ पे पास्कल थोड़ा सा सही लगता है, एग्जैक्ट सही लगता है, बट हर जगह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल कह देना वो थोड़ा सही नहीं है। मेरे कहने का मतलब समझो आप लोग, ठीक है। हाँ, तो सचिन ये समझ में आया? सचिन, मैं जब इसका मैंने आपसे यूनिट पूछा था ना, तो आप इसको निकालने के बजाय आपको बगल में एक बार चले जाना चाहिए था। अगर आप बगल में चले जाते तो आपको पता चल जाता है कि ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। एक सेकंड भी आपको नहीं लगता इसमें। तो मैं क्या बता रहा था, ये हो गया। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। a1v1 बराबर a2v2, a1v1 बराबर a2v2। ये बता सकता है कोई बर्नौलीज के इक्वेशन का प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पर बर्नौली काम करता है? प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। सर कॉन्टिन्यूटी प्रिंसिपल ऑफ, नहीं, और कोई ये बताओ, बर्नौलीज इक्वेशन का प्रिंसिपल कौन सा? प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। सर कंजर्वेशन ऑफ मास, नहीं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। राइट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ठीक है। चलो ये बताओ, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल बताओ। कंजर्वेशन ऑफ मास। यस, प्रिंसिपल क्या है इसका? कंजर्वेशन ऑफ मास इस प्रिंसिपल होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। और बर्नौली का प्रिंसिपल जो होता है ना, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ये किसका है? ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है ना, दिस इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। चलो हम लोग आधे घंटे का ब्रेक लेते हैं। अभी टाइम हो गया ना, ये 8 बजे का टाइम था ना हमारा? यस सर। हाँ ठीक है, यस सर, हम फिर 8:30 से दूसरी है। 8:30, हाँ 8:30 में लोग मिलते हैं, ठीक है। फिर बाकी मैं आज नोट्स वगैरह मैं बनाता हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, अगर देखता हूँ कितना बनता है। 9 टॉपिक्स 9 चैप्टर्स हैं, तो धीरे धीरे बनाते हैं, 1-2 दिन में मैं करके आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। चलो आधे घंटे बाद इसी रिपीट, कौन सा रिपीट करना है? मैंने बोला कि a1v1 जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है ना, जूल, ये जो होता है ना जूल, क्या बोल रहे हो सचिन, नहीं समझ में आ रहा है। जूल, जूल के बारे में क्या? ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल पे काम करता है। यूनिट, इसका यूनिट जूल पर मीटर क्यूब हुआ ना, जूल पर मीटर क्यूब हुआ, और इसी को आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी आप लिख सकते हो। ये तो बता रहा था, और तो कुछ बता नहीं रहा हूँ। हाँ, और इसको आप पूरा को डिराइव, पूरा का यूनिट निकालने के बजाय, मैंने आपको ये भी ये बताया था कि पूरा को निकालने के बजाय आप अगर बगल में देख लेते कि बगल में एक प्रेशर बैठा हुआ है, ये कैसे आया, इसको तो पूरा फिर तो डेरिवेशन ही करना पड़ेगा ना सचिन, इसको तो फिर डेरिवेशन करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आधे घंटे बाद फिर उसी लिंक से आप लोग ज्वाइन करना ना, उसी लिंक से, ठीक है। सभी आना ना भाई। थर्मल प्रॉपर्टीज, अभी थर्मल प्रॉपर्टीज बचा हुआ है। अभी मैंने क्या बताया सचिन, बताओ, मुझे याद नहीं आ रहा है क्या बताया, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बताओ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है क्या बताया। वो यही सब तो बता रहा था, और क्या बता रहा था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है, ठीक है। चलो आधे घंटे बाद मिलते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके ओके, ठीक है ठीक है, आधे घंटे बाद हम लोग मिलते हैं ना।